हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग। देखो, इन्वायरमेंटल लॉ का हमारा सीरीज चल रहा है और इसमें आज हम लोग पहुंच चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग से जनरली क्वेश्चंस आ जाया करता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का कॉजेस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस एक में ही आ सकता है सारा, या फिर कभी कभी बायफरगेट करके भी आ जाता है। खैर, तो हम लोग चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसको समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली, आप ये ध्यान रखना, एक प्रोसेस होता है। अभी मैं बताता हूं, ये आप पिक्चर को देखो तो आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। ये पिक्चर्स देखो, यहां पे आप देख रहे होगे, यहां पे आपको दिख रहा है, ये रहा हमारा सन। सन सारे लोगों को पता है, और सन से अपने को सनलाइट मिलता है, सनलाइट में हीट भी होता है, ये अपने को पता है ना। हीट भी होता है। और ये नीचे में अपना है अर्थ, है ना, ये अपना अर्थ है। और ये अर्थ का है भाई एटमॉस्फेयर। ये हमारा जो एटमॉस्फेयर देख रहे हो, एटमॉस्फेयर मतलब एयर। एयर सिंपल, ये जो मेरे रूम का भी आप मेरे सामने में एयर देख रहे हो ना, ये सारा क्या एटमॉस्फेयर। और एयर में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है भाई, आप को पता है, इसमें होता है गैसेस, गैस होता है ना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैसेस है। हम लोग यहाँ पे कुछ गैसेस के बारे में बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि है CO2, N2O, CH4, CF6, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो मीथेन, इस तरह से बहुत सारा हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस है। और इस गैसेस को CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। तो अपने को समझ में आ गया, अपना एटमॉस्फेयर है अर्थ का, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई ये बेसिक चीज समझ में आ गया। ये अपना अर्थ का सिस्टम है। अब देखो, यहां पे एक प्रोसेस है, होता क्या है। सन से सनलाइट आता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो ठीक है, सन से सनलाइट आ रहा है, चलो सन से सनलाइट आ रहा है, हमारे अर्थ पे पड़ रहा है, और पड़ता भी है। अभी भी बाहर आप देखोगे तो सनलाइट पड़ रहा होगा। लेकिन कुछ सनलाइट क्या होता है, कुछ सनलाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे मान लो कुछ ये सनलाइट आ रहा है और ये सनलाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ सनलाइट आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और बहुत सारा सनलाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा सन से सनलाइट आता है, हीट आता है, उसको हमारा अर्थ क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और कुछ सनलाइट क्या होता है भाई, रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो फिर से स्पेस में चला जाता है। ये एक प्रोसेस है, आपको पता है। अब देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है, ये तो आपको पता है, आपने ये समझ गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और हमारा सनलाइट से, सॉरी, सन से सनलाइट निकलता है जो हमारे अर्थ पे आता है, और अर्थ कुछ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ गया। यहां पे एक प्रोसेस क्या होता है, जब ये सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, तो ये जो कुछ गैसेस है, CO2, N2O, CH4, CF6, ये सब जो गैसेस है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये जो सनलाइट का हीट आया भाई, इसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। क्या करता है भाई, ट्रैप कर लेता है। अब जैसे ये गैसेस हीट को ट्रैप कर लेगा, अपने अंदर पकड़ लेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा जो अर्थ है ना, वो हीट हो जाएगा। आप सिंपल समझो, ये रूम में CO2, N2O, CH4, ये सब कुछ गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस। इसका काम है हीट को ट्रैप करना, हीट को ट्रैप करना। जैसे मेरे रूम में सनलाइट आएगा ना, और उस सनलाइट का जो हीट है उसको ये गैस क्या करेगा भाई, अब्जॉर्ब कर लेगा। और देखो, जब वो गैस को अब्जॉर्ब करेगा तो इस रूम का टेम्परेचर क्या होगा भाई, कम हो जाएगा ना, नहीं, बढ़ जाएगा। जैसे वो गैस टेम्परेचर को अपने अंदर लेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो ओवरऑल जो इस रूम का एवरेज टेम्परेचर है ना भाई, वो बढ़ जाएगा। यही सेम चीज हमारे अर्थ पे भी अप्लाई होता है। सनलाइट से जो, सॉरी, सन से जो सनलाइट आता है, उस सनलाइट में हीट होता है, और एटमॉस्फेयर में कुछ हमारा गैसेस होता है, ग्रीन हाउस गैसेस, उस हीट को ट्रैप कर लेता है। और इस हीट को ट्रैप करने से ओवरऑल जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है। देखो, ये नॉर्मल, देखो इधर का पिक्चर देखो, ये अर्थ का है, और जैसे अर्थ को ये जो गैसेस है, टेम्परेचर
देखो ये पिक्चर बस इलिस्ट्रेशन के लिए है, आप ऐसे इसको सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। ये एक प्रोसेस आप कह सकते हो, उसको एक फेनोमेनन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एक प्रोसेस, या आप इसको एक फेनोमेनन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, फेनोमेनन है। इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो क्या करता है, अर्थ पे जो बहुत सारा सनलाइट आता है ना, हीट आता है, उसको हमारे ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जॉर्व कर लेता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर है ना, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। आई होप अब आपको ग्लोबल वार्मिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक यहाँ पे ना मैंने पिक्चर्स लगाया है आपके लिए, आप इसको इजीली समझ सकते हो। देखो, आप जब यहाँ पे एक डेटा देखोगे ना, इस डेटा में देखो, ये आप यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे लगभग 1880 से लेके 2020 तक ये एक डेटा है। हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, ये किस तरह से, देखो पहले डाउन था, अब धीरे धीरे कैसे ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग ग्रोथ कर रहा है ना, अर्थ का टेम्परेचर देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये लास्ट का जब आप कुछ 9 साल देखोगे ना, ये पूरे अर्थ के इतिहास में, पूरे अर्थ के आप कह सकते हो लाइफ टाइम में सबसे वार्मेस्ट रिकॉर्ड है ये 9 साल का। ये जो 9 ईयर है ना भाई, ये जो 9 ईयर आप देख रहे हो, 2010 से लगभग 2021-22 तक लेके, सॉरी 2012 से 2022 तक, ये जो आप लगभग 9 साल देख रहे हो, ये अर्थ में वार्मेस्ट है। ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है इधर, है ना। हमारा अर्थ में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, मतलब अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। क्यों हो गया है, हमारा भी बहुत सारा ह्यूमन बीइंग का बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आप इसको यहाँ पे एक बार देखो, ग्लोबल टेम्परेचर देख लो यहाँ पे, है ना, 90 सब यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्सियस में सब दिया हुआ है। इसको आप सेल्सियस में पढ़ना है, ठीक है। एक और डेटा मैंने आपके लिए लगाया है, इसमें भी सेम वही बात है। लास्ट 8 ईयर हैव बीन द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड, है ना। ये जो आप लास्ट यहाँ पे 8 ईयर्स देख लेना, इस 8 ईयर में सबसे ज़्यादा वार्म हुआ है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब ये जो अर्थ वार्म हो रहा है ना भाई, इसके पीछे का कॉजेस क्या क्या है, ये अपन को देखना है ना। इसके पीछे का कॉज क्या है, आखिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया ना आपको। अर्थ का यदि देखो, ये अपना अर्थ है, इसका मान लो आज 10 डिग्री कह लो आप यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है। अब ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ को आप बोल सकते हो ग्लोब या ग्लोबल, है ना। इसका कुछ टेम्परेचर है ना। इसका टेम्परेचर एवरेज कितना भाई, 10 डिग्री। लेकिन इसका टेम्परेचर यदि अब हो गया 12 डिग्री, है ना। 12 डिग्री यदि टेम्परेचर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं हमारा जो अर्थ है ये वार्म हो गया है ना। ये आप इसको कह सकते हो हीट बढ़ गया है ना। हीट अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वार्म, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है ना, ये क्या हो रहा है, हमारा जो ग्लोब है ना, ये वार्म हो रहा है। इसका कॉजेस क्या है, ये जो हमारा अर्थ है इतना ज्यादा वार्म क्यों हो रहा है, ये अर्थ वार्मिंग क्यों हो रहा है भाई, है ना। ये रीजन हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहला कॉजेस ये है ग्रीन हाउस गैस। देखो ग्रीन हाउस गैसेस तो हीट को ऑब्जर्व करता है ना, और यदि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वायरमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली हीट बढ़ेगा ना हमारा अर्थ का। तो हम लोग को पहला चीज क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को कम करना है। इतना सारा जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहा है उसको क्या करना भाई, कम करना। तो पहला कारण क्या है अपना, ग्रीन हाउस गैसेस। इतना सारा जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहा है ना,
इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से अर्थ बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगा और वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, हीट को ऑब्जॉर्व करेगा तो हमारा टोटल अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना को ही तो हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। खत्म। सबसे पहला ग्रीन हाउस गैस इमिशन आप समझ गए। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग बर्न करते हैं ना, जैसे कोल, ऑयल एंड गैसेस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है और भी अदर ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ये गैसेस क्या करता है, आप पहले ही जानते हो, ये गैसेस क्या करता है, दिस गैसेस ट्रैप हीट, और इसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू वार्मिंग इफेक्ट। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा कॉजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे होगा, देखो मान लो ये बहुत सारा प्लांट लगा हुआ, और प्लांट आप जानते हो क्या करता है, ये एब्जॉर्व करता है भाई किसको, CO2 को। और यदि प्लांट को ही हम लोग काट देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो CO2 को ऑब्जॉर्व कौन करेगा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा ना भाई। इधर देखो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा इमिशन हो रहा है, इधर बहुत ज्यादा इमिशन हो रहा है, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, इधर इमिशन हो रहा है, और इधर पेड़ भी काट रहे हैं। जो पहले ग्रीन हाउस गैसेस को ऑब्जॉर्व करता है, ये पेड़ पौधा जो है हमारा CO2 को एब्जॉर्व कर रहा है, इसी को हम लोग काट रहे हैं। तो एब्जॉर्व कौन करेगा, कोई करने वाला होगा नहीं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाएगा, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने की वजह से क्या हो रहा है, कोई एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व कर नहीं रहा हमारे CO2 को, तो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, CO2 बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, और CO2 बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटी में बढ़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है। तो दूसरा कारण हो गया डिफॉरेस्टेशन। तीसरा हो गया भाई इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आप जानते हो जैसे सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ग्रीन हाउस गैसेस यदि एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, जैसे देखो CO2, मीथेन, है ना, नाइट्रोस ऑक्साइड, ये सब एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, तो ये क्या करेगा, हीट को ट्रैप करेगा, हीट को ट्रैप करेगा, तो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोब वार्म हो जाएगा। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। और अपने को देखो, हम लोग जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, यदि इम्प्रॉपर तरीके से करेंगे, है ना, जैसे कि कभी देखना आप क्या होता है, हम लोग घर का सामान या फिर ऐसे भी गार्बेज को देखना लैंड पे फेंक दिया जाता है, और जैसे आप लैंड पे फेंकोगे ना, वहां से मीथेन का प्रोडक्शन होता है, मीथेन वहां से रिलीज होने लगता है, मीथेन इमिटेड होने लगता है, इमिशन होने लगता है मीथेन का। और मीथेन कौन सा गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, सिंपल। नेक्स्ट है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो कहीं भी कचरा फेंक देते हैं ना, इसको प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, मीथेन निकलेगा, और उससे क्या होता है आपको पता है ना। और मीथेन जो होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, उसमें ना आप कह सकते हो ज्यादा पोटेंशियल होता है एज कंपेयर टू CO2। CO2 जितना हीट को एब्जॉर्व करता है ना, जितना हीट को ट्रैप करता है, उससे कहीं ज्यादा मीथेन करता है, उससे कहीं ज्यादा मीथेन करता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ना, मीथेन निकलेगा, वो ज़्यादा पोटेंशियल है उसके पास। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल एनर्जी यूजेस। इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल एनर्जी यूजेस। देखो इंडस्ट्री में जो एनर्जी यूज होता है, ये हो गया इंडस्ट्रीज, और ये हो गया हम लोगों का घर। बहुत टाइम बाद मैंने घर बनाया। देखो इंडस्ट्रीज में भी अपने को क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। घर में भी क्या चाहिए अपने को, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अपने को कोल का यूज करना पड़ेगा, है ना। फॉसिल फ्यूल मतलब जलाना पड़ेगा, और फॉसिल फ्यूल्स जलाएंगे तो उससे क्या होगा, CO2 का इमिशन होगा, CO2 का इमिशन होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, वो हीट को ट्रैप करेगा, ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है।
अच्छा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का तो यही मतलब होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तो यही होता है ना भाई, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करना, है ना। तो यदि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्ट यह पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। वेदर पैटर्न बहुत तेजी से चेंज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ड्राउट होगा, फ्लड होगा। आप देखते हो ना अमेजोन में कभी कभी आग लग जाता है, तो बेसिकली फॉरेस्ट फायर होगा, वाइल्ड लाइफ फायर होगा, हीट वेव होगा, समझ रहे हो, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। दूसरा है, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, तो अर्थ पे जो ग्लेशियर है, जो आइस है, वो भी तो मेल्ट होगा ना भाई, वो भी तो पिघलने लगेगा। और जैसे आइस और मेल्ट होने लगेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा जो सी का लेवल है वो क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सी लेवल में राइज होना, है ना। ग्लेशियर देखो यहाँ पे ना, पोलर आइस, आइस कैप, ग्लेशियर, ये सब मेल्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो जाएगा। सी लेवल राइज होगा तो फ्लड आएगा, इरोजन आएगा, है ना। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मान लो कि अभी मैं जहां पे रहता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या इंसान रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, है ना। और इंसान नहीं रह पाएगा, यहाँ इंसान खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बायो, बहुत सारा जानवर भी मर जाएगा, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी एक तरह से खतरे में आ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से इकोसिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर स्केर्सिटी। देखो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल आएगा, ड्राउट आएगा, बहुत सारे रीजन में बहुत कम बारिश होगा। तो इससे क्या होगा, वाटर का स्केर्सिटी भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, वाटर का सप्लाई कम होगा, है ना। एक दूसरे पे सब इंटरडिपेंडेंट है, आप समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है सॉल्यूशन टू द एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग, है ना। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इस ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। देखो आप जब नोट्स बनाओगे ना, नोट्स में सिर्फ जैसे मान लो ये अपने पास सीट है, इसमें नोट्स जब बनाएंगे अपन, स्टार्टिंग में इफेक्ट और उसका चार जो पॉइंटर, जैसे मान लो सॉल्यूशन अपने को लिखना है, ऐसे सॉल्यूशन में सिर्फ पॉइंटर ये आपको लिखना है ना, ट्रांजिशन टू द रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, ऐसे करके 5 लिख देना है। तो पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, अपन इस पेज में कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे तो, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखना है, ये तो मैंने इसलिए दे दिया ताकि दोबारा जब आप पीडीएफ पढ़ो तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट है सॉल्यूशन। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना, अर्थ का जो टेम्परेचर है इसी को बढ़ने को बोलते हैं ना हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये अर्थ का टेम्परेचर को हम लोग कैसे, आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है। तो पहला है, हम लोग को जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। फॉसिल फ्यूल मतलब ऑयल, नेचुरल गैस, है ना, पेट्रोल। तो ये सब चीज़ हम लोग अभी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, इससे ट्रांजिट कर, अच्छा इसके यूज़ करने से क्या होगा भाई, आप जानते हो ना, ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगा, और ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगा तो हीट बढ़ेगा, है ना। तो अपन को हीट ही तो कम करना है, अर्थ का टेम्परेचर ही तो कम करना है। कैसे कर सकते हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रांजिशन करना पड़ेगा, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या होता है, जो रिन्यू हो सकता है, जैसे सोलर, विंड, है ना, हाइड्रो पावर। तो अपन को क्या करना है, ये ऑयल, नेचुरल गैस ये ना यूज करके अपन को क्या करना चाहिए, सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी। तो बेसिकली फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी हम लोग को एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इससे भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है ना वो कम हो पाएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट को कंजर्व करना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप कह सकते हो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा
ग्रीन हाउस गैसेस है, फॉरेस्ट उसको क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, प्लांट ट्रीज क्या करता है, उसको एब्जॉर्व करता है। और हमारे यदि एटमॉस्फेयर में CO2 डिक्रीज होगा तो हीट भी कम ट्रैप होगा, हीट कम ट्रैप होगा तो ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर जो है हमारा वो कम होगा, है ना। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। क्या करना है भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। और लाइव स्टॉक को अच्छे से अपन को मैनेज करना है। लाइव स्टॉक में देखते हो वहां से मिथेन का रिलीज होता है, तो अपन को उसको भी अच्छे से मैनेज करना है। और मीथेन जो होता है वो ज़्यादा कह सकते हो हीट अब्जॉर्व करता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्या सिर्फ यदि इंडिया चाहे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पॉसिबल है, नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इंटरनेशनल कंट्रीज, मतलब बेसिकली हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को आपस में मिलके बैठ के कोलैबोरेट करके एक साथ एक टारगेट लेके उस पर काम करना है। तभी हम लोग पॉसिबल हो सकता है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कम कर सके। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट जैसा कुछ एग्रीमेंट हम लोग करें, है ना, कि हम लोग को ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल लेवल पे एड्रेस करना है। इस तरह से कुछ यदि एग्रीमेंट हो तो इससे पॉसिबल हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है कि हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ये हम लोग कॉमन पीपल को बताएं और उसको ये बताएं कि इस तरह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा कुछ लोग तो जरूर फॉलो करेंगे, कुछ लोगों का तो भगवान ही मालिक है, तो उनको कहना ही खैर। तो बेसिकली आपको करना है क्या, पब्लिक के बीच में एजुकेशन देना है, उनको अवेयर करना है। चलो कंक्लूजन में थोड़ा देख लेते हम लोग। ये अपना कंक्लूजन है। अभी जस्ट मैंने बताया कि सिर्फ यदि मेरे चाहने से पॉसिबल है ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, आप भी बोलोगे नहीं, तो हम इंडिविजुअल्स के चाहने से पॉसिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस मिल के आएंगे, बहुत सारा गवर्नमेंट मिल के आएगा, इंटरनेशनल कॉपरेशन होगा, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। सारे लोग मिलकर यदि अप्रोच लेंगे तो शायद थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कम कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे एड्रेस कर सकते हैं। और हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिस से ट्रांजिशन करना है, क्लीन एनर्जी सोर्स को यूज करना है, विंड एनर्जी ये सबको, सोलर एनर्जी ये सबको यूज करना है। गवर्नमेंट को बहुत सारा पॉलिसीज बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, है ना। और इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा और फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज कर पाएगा। यही था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग का कॉजेज और ग्लोबल वार्मिंग का प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चैनल इस वीडियो को लास्ट करते हैं। 1 मिनट और लूंगा मैं आपका, 1 से ½ मिनट के आसपास। देखो, यदि आपको और भी पढ़ना है इन्वायरमेंटल लॉ, पूरा इन्वायरमेंटल लॉ को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 30 से 40 लेक्चर के बीच में पढ़ाया है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियोस बनाने में। पहले तो रिसर्च करो, फिर उसके बाद नोट्स बनाओ, फिर उसको टाइप करो जो भी है, उसके बाद फिर पढ़ाओ, फिर उसको एडिट करो, फिर अपलोड करो, फिर टाइटल डालो, ये डालो, बहुत मेहनत लगती है। आपको यदि पसंद आता है तो प्लीज़ आप एक कमेंट करो, एटलीस्ट एक कमेंट कर दो, है ना। इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। नेक्स्ट, आपको और भी इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ना है तो आप यहाँ पे जाओ, प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाके देखो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। उसके बाद आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो लॉयर प्रशांत विजिट करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो, lawyer@YBL, ये मेरा फ़ोन पे है, आप इस पे मुझे सपोर्ट कर सकते हो जो सपोर्ट करना चाहते हो। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आप नोट्स ले सकते हो। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं
और इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।